नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आम पाकिस्तानियों को शायद इस बात की संजीदगी का इतना अंदाज़ा न भी हो कि पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी कर्जा, मुल्की कर्जे की बात अलग है, वो तो खैर निभाते ही रहेंगे, लेकिन बैरूनी कर्जा जो बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान ने अब तक पैसे लिए हैं वो कितना चढ़ चुका है। अभी सिर्फ आइंदा 3 सालों में जो अदायगी करनी है पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज़ों की, वो $77 बिलियन है, $77.5 बिलियन। अब आप इसका मुआवजा कीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान की ये हालत है कि उसके पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो सिर्फ $3 बिलियन हैं, और उसमें भी वो $3 बिलियन तो सऊदी अरेबिया का कर्ज़ा है जो कि उसको मना है निकालना, लेकिन उसके बावजूद वो उसको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में दिखाता है। उसके अलावा जो है अभी 1.1 बिलियन जो IMF का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, उसकी एक जो 9th रिव्यू था और उसकी जो किस्त है वो हासिल करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं पाकिस्तान को, और कितनी ह्यूमिलिएटिंग कंडीशंस इम्पोज करता है IMF पाकिस्तान के ऊपर, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में लोगों की हालत ज़ार इतनी ख़राब हो गई है कि वो लोग अब वो तो यही समझेंगे कि ये सारा किया धरा जो है मौजूदा हुकूमत का है। तो खैर, मतलब हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते कि ये किसने किया है, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो पोजीशन है वो बहुत कमज़ोर हो चली है। अच्छा, अभी हम अपने जैसे हम छोटे से मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हमें कभी तकलीफ़ होती है, पैसों की कोई ज़रूरत पड़ती है नागहानी समझो, तो हम क्या करते हैं, अपने जो फैमिली गोल्ड होता है, सिल्वर होती है, जो भी होते हैं, वो बुरे वक्त में उसको बेच देते हैं। अब पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान ने ये जितने भी कर्ज़े लिए हैं गुज़िश्ता 76 सालों से, वो पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी फ़ौज को बढ़ाने के लिए लिए हैं। अननेसेसरीली हिंदुस्तान के साथ अपनी कंपटीशन में ये देख के कि भाई हिंदुस्तान ने राफेल लिया तो मैं ये जहाज़ लूँगा, हिंदुस्तान ने ये ड्रोन लिया तो मैं ये ड्रोन लूँगा, और इस तरह से फिर वो पैसा अपना नहीं तो कहीं से भी मिल जाए। और पहले तो अमेरिका जो है खुशी खुशी देता था पाकिस्तान को, लेकिन जब से अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल गया है 15 अगस्त 21 को, उसके बाद से तो फिर अमेरिका ने तो मुड़ के भी पाकिस्तान को नहीं देखा। तो अभी ये हालत पाकिस्तान की ये हो गई है कि उसके पास इतना भी डॉलर नहीं है कि जो ज़रूरी दरामदात हैं, यानी जैसे खाम तेल है, क्रूड ऑयल है, ये तो ज़रूरी चाहिए, नहीं तो मुल्क कैसे चलेगा, डीज़ल नहीं होगा तो पावर हाउस कैसे चलेंगे, बिजली कहाँ से आएगी, या फिर खाने का तेल है वो भी पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ता है। और अब तो ये हालत है कि बावजूद इसके कि पंजाब और सिंध जो है फूड ग्रेन बाउल समझे जाते थे अनडिवाइडेड इंडिया के, अब वहाँ पर गंदम की भी कमी है और पाकिस्तान गंदम की भी इंपोर्ट करता है, उसके लिए भी डॉलर चाहिए। अब जब हमें मतलब पाकिस्तान को रोज़ाना ज़रूरियात के लिए भी डॉलर नहीं है, तो जो ये इतना सारा कर्ज़ा है और उसके ऊपर जो सूद चढ़ता चला आ रहा है वो पाकिस्तान कैसे अदा कर सकेगा। अब यहाँ पर हमें वो तहरीक लबैक पाकिस्तान का, मैं नाम भूल गया हूँ, उसका एक मुल्ला था, कुछ रोज़ कबल मतलब महीना 2 महीना कबल उसकी एक तकरीर आई थी कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है अगर हमारे ऊपर कर्ज़ा है,
हमें चाहिए कि हम एक हाथ में एटम बम लें, दूसरे हाथ में कुरान शरीफ लें और बाहर निकल जाएं और मगरबी ममालिक को बोलें कि अगर आप हमें डॉलर नहीं देते तो ये मैं एटम बम आपके ऊपर फोड़ता हूँ, मतलब दुनिया को तबाह कर देता हूँ। अगर खुदा न खास्ता, अब ये तो उसने कह दिया, उसका किसी ने इतना ज़्यादा नोटिस भी नहीं लिया, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मगरबी ममालिक को उनको ऐसा लगे कि हो सकता है सचमुच में पाकिस्तान और तंग आमद बजंग आमद जैसे बोलते हैं, इसके मिस्दाक अगर वो सचमुच ऐसा करने को तैयार हो जाए तो दुनिया क्या करेगी? दुनिया जो है ना, वो तो ये कैटास्ट्रोफी तो नहीं सह पाएगी। अच्छा, हमने जहाँ तक सुना है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका जो ट्रिगर है अमेरिका के पास है, खुदा बेहतर जानता है। अब ये ऐसी चीज़ें जो है ना आवाम के डोमेन में नहीं होती। इतना तो हमें पहले मालूम था कि पाकिस्तान में वो जो न्यूक्लियर ट्रिगर है वो वज़ीर आज़म के पास नहीं होता। वैसे दूसरी ममालिक में जैसे हिंदुस्तान है, यहाँ पर ये न्यूक्लियर ट्रिगर जो है ना वज़ीर आज़म के पास होता है। पाकिस्तान में हमने सुना था कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को होता है, लेकिन कहीं से हमने ये भी सुना था कि नहीं, ये जो पूरे जो है ना इनका पूरी तफसील और उनका जो कंट्रोल है वो अमेरिका के पास है। अगर सचमुच अमेरिका के पास है और उनको ये लगा कि पाकिस्तान कभी ऐसा कर सकता है तो फिर वो तो पाकिस्तान से ये छीन लेंगे। तो टू कट इट शॉर्ट, जैसा मैंने कहा था कि कल भी मैंने ऐसा कुछ कहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी अफवाज पर अपना खर्चा घटाए और जो उसके लिए नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उतनी फ़ौज रखे और उतना खर्चा करे, तो फिर पाकिस्तान को ये तकलीफ़ के दिन देखने न पड़ेंगे। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी अफवाज इसके लिए तैयार हो जाएंगी? हमें नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तानी अफवाज में ज़्यादा जो है, ज़्यादा क्या यूँ समझ लीजिए कि 100% जो है वो शेयर वो पंजाबियों का है। और पंजाबियों ने डे 1 से जब से पाकिस्तान बना अपनी गिरफ्त पाकिस्तान के ऊपर मजबूत रखने के लिए उन्होंने एक फ़र्ज़ी दुश्मन बना लिया और उन्होंने कश्मीर के ऊपर चढ़ाई कर दी और फिर वो दिन आज का दिन कश्मीर कश्मीर करते आ रहे हैं और उसकी वजह से वो जस्टिफाई करते हैं कि इतनी बड़ी फ़ौज हमको रखनी पड़ रही है क्योंकि हमें हिंदुस्तान से ख़तरा है। तो ये अलग बात है कि इट कैन गो अदर वे राउंड, यानी हिंदुस्तान को पाकिस्तान से ख़तरा हो सकता है, पाकिस्तान को हिंदुस्तान से कोई ख़तरा नहीं हो सकता। नाज़रीन, कल भी हमने बात की थी, 8-10 दिन से चल रहा है वो जो सो मोटो एक्शन लिया था सुप्रीम कोर्ट ने और फिर उसका वो फैसला दिया उन्होंने कि 14 मई को जो है इलेक्शन हो जाने चाहिए पंजाब असेंबली में। तो उसके बारे में कल जस्टिस अतर मिनला का नोट आया है। अभी ये भी पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, फिर उनकी तरक्की हो गई और अब वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। तो वो भी ये जो पहले 9 जज की बेंच बनाई गई थी इसी मसले को सुनने के लिए कि ईसीपी ने जो इलेक्शन कमीशन ने जो 8 अक्टूबर तक इलेक्शन मुलतवी कर दिए थे, तो उसको सुनने के लिए तो पहले ऐसा मतलब इम्प्रेशन दिया गया था कि ये जो 4 जज हैं जो इसको सुनना नहीं चाहते थे कि भाई उन्होंने रिक्यूज़ किया है। तो जस्टिस अतर मिनला ने कल अपना 25 पेज का नोट दिया है और उसमें उसने ये लिखा है कि हमने रिक्यूज़ नहीं किया। ये 4 जज जो है ना, मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। एक तो खुद जस्टिस अतर मिनला हैं और दूसरे मंसूर अली शाह, यहिया अफरीदी और जस्टिस जमाल मंदोखैल। ये 4 जज जो है ना, ये जो है इसको सुनने के ख़िलाफ़ थे। अभी जस्टिस अतर मिनला ने कहा है कि जैसा मैंने भी कल कहा था, आप चाहे तो मेरा कल का भी लाभ देख सकते हैं या इससे 1-2 रोज़ पहले का भी, यानी होना ये चाहिए कि इंसाफ सिर्फ डिलीवर नहीं करना है,
ये नज़र भी आना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है, यानी जो ऑप्टिक्स है ना वो भी उतनी ही अहमियत रखते हैं। अब यहाँ पर जब सरकार नून लीग है या जो अटॉर्नी जनरल थे या जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के वो जो हेड थे जिन्होंने दरख्वास्त दी थी कि ये मौजूदा जो 3 जजों की जो बेंच जिसने ये फैसला किया भाई उसके ऊपर हमारा एतमाद नहीं है, इसीलिए फुल कोर्ट बना दी जाए, जो कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिजेक्ट कर दी थी दरख्वास्त, और फिर उन्हीं 3 जजों ने ये फैसला किया। तो अभी जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी यही कहा है कि जब जो हमारे जज साहिबान हैं वो भी ऐसे दिखाई देंगे कि वो सियासतदानों का, भाई जैसे ऐसे कहा जा रहा है कि ये जज तो है नून लीग को फेवर करता है, ये जज पीटीआई को फेवर करता है, तो फिर गैर जानिबदारियत कहाँ गई? फिर तो वो जज हुए ही नहीं, फिर तो वो खुद सियासतदान हो गए। और ये जो इम्प्रेशन गेन हुआ है ये बहुत बड़ा नुकसान है रेपुटेशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी कोर्ट के रेपुटेशन के लिए बहुत बड़ा ये नुकसान है। आगे चलते हुए जनाब अतर मिनल्ला जस्टिस ने कहा कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, यानी वो हम यहाँ की भाषा में ज़ुबान में बोलते हैं अपनी अंतरात्मा में झांक कर अपने भीतर अपने अंदर देखना चाहिए कि क्या हम दुरुस्त हैं। अगर हमें हमारा ज़मीर ही कहता है कि नहीं तुम सही नहीं हो, तो फिर हमें रुकना चाहिए और ऐसे आमाल से गुरेज करना चाहिए। आगे चलते हुए उन्होंने आगे ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए या हर जज को चाहिए कि अपनी जो अन्ना है, अपना जो ईगो है ना, उसको बालाए ताक रख दे, क्योंकि जब वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठता है तो उसे सिर्फ इंसाफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी जो प्री कंडीशंस हैं, सिर्फ उनको मलहूज़ खातिर रखना है, उसको अपनी अना से दूर रहना है। ये नहीं सोचना है कि ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं कि हमारा तुम पर एतमाद नहीं है, तो नहीं मैं ही फैसला करूँगा, ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले। हकीकत में ऐसे वक्त में ख़ास तौर पर उन जज साहिबान को बशमूल इसमें ज़ाहिर उमर अता बंदयाल की वो बात कर रहे हैं या जस्टिस एजाजुल एहसान या मुनीब अख्तर की, कि इन तीनों को चाहिए था कि खुद ही इस बात की वकालत करते कि हाँ ठीक है हम एक बड़ी बेंच बनाते हैं, भले सब ही सुने, ताकि ये जो इम्प्रेशन गेन हुआ है कि फ़लाँ जज फ़लाँ पार्टी को सपोर्ट करता है, फ़लाँ जज फ़लाँ को सपोर्ट करता है, कम से कम उससे तो छुटकारा मिल जाए। नाजरीन, जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि वो जो 1 मार्च वाला जो ऑर्डर आया था और जिसमें पहले 7 जज थे और उसमें से 4 जजों ने उसको रद्द कर दिया था उस फैसले को कि भाई 90 दिन की कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्शन कराने की, लेकिन उसमें से 2 जजों को एक जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू जो है उन्हें हटा दिया गया और फिर ऐसा कहा गया कि ये बाकी 3-2 के हिसाब से ये फैसला आया है, जिसके बाद फिर जो है 30 अप्रैल की तारीख दी थी इलेक्शन कमीशन ने। तो उसके बारे में भी इसने अपने ख्याल का इज़हार किया है जस्टिस अतर मिनल्ला ने, और कहा है कि वो जो पिटीशन थी सुओ मोटो वो हमने रद्द कर दी थी 4-3 के हिसाब से, और मैं उसी को दुरुस्त मानता हूँ और इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती तो अच्छा होता। नाजरीन, जहाँ तक सुओ मोटो एक्शन लेने का ताल्लुक़ है, ये जो आर्टिकल 184 सबसेक्शन 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट को है कि वो या हाई कोर्ट को भी है, वो सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं अगर उन्हें लगे तो उसके बारे में भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये बहुत नाजुक मामला है, अगर कभी ऐसा पड़े तो जितना हो सके ऐसे मामलात में सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए जिसमें आगे चलकर उनके ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम लग सकता है। अगर जानिबदारी का इल्ज़ाम लग सकता है तो ऐसे से
मामलात में फिर जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जजों को अपने साथ मिला लें, ताकि किसी एक के ऊपर ये इल्ज़ाम ना आए कि इसने पीटीआई को या इसने नून लीग को मतलब फेवर किया है। नाज़रीन, हालत ये हो गई है पाकिस्तान की कि कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पर लोग ऐसे कहते हैं कि आइंदा चंद मिनटों में, चंद घंटों में या चंद दिनों में कुछ भी हो सकता है। इमरजेंसी लग सकती है, मार्शल लॉ लग सकती है, या खुदा न खास्ता पाकिस्तान टूट भी सकता है। ऐसे में जो है चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को मामले की नज़ाकत का ध्यान में रखते हुए ऐसे फैसलों से गुरेज करना चाहिए था। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले आप एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।